तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वेंजेंस के एपिसोड 23 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि हमारा शाओ बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसके हाथ में एक स्पिरिट स्टोन लग गया है। वो स्पिरिट स्टोन को काट कर उसके छोटे छोटे पीसेस करेगा, बाजार में बेचकर बहुत सारा पैसा कमाएगा। लेकिन उसका मंकी उस स्पिरिट स्टोन को खाना शुरू कर देता है। वो स्पिरिट स्टोन को बाइट बढ़ता है तो उसकी बॉडी से जबरदस्त एनर्जी निकलती है और साथ ही वो एनर्जी में कवर हो जाता है। हमारा शाओ देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है। मंकी जब स्पिरिट स्टोन को खाता है तो उसकी बॉडी के अंदर से जबरदस्त एनर्जी निकलती है और साथ ही मंकी वहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। उसी वक्त उसके घर के बाहर का भी सीन दिखाते हैं। उसके घर के बाहर एक असैसिन होता है जो कि छुप कर देख रहा होता है कि उसके ऊपर अटैक करके इसको मार सके। वो हमारे शाओ को मारने के लिए आया है। मंकी घर के अंदर ही खड़ा होकर अपना साइज बढ़ा लेता है। उसका साइज बड़ा होता है, साथ ही उसके सर के ऊपर उसकी डीमन कोर भी निकल आती है और मंकी वहाँ पर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। हमारा शाओ बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर वहीं पर पड़े हुए बाकी के सारे पत्थरों के टुकड़ों को भी इकट्ठा कर लेता है और कहता है मुझे लगता है कि जब तुम एक बड़े से मॉन्स्टर बन जाओगे तब तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे। बड़े होने के बाद तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, हो सकता है कि तुम एक डीमन किंग बन जाओ। तो हमारा शाओ वहीं पर बैठा उन पत्थरों को इकट्ठा कर रहा होता है कि उसी वक्त वो असैसिन खिड़की के रास्ते से अंदर आता है। उसके हाथ में उसका नाइफ होता है। वो अपने नाइफ को लेकर चुनजी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे शाओ के करीब पहुंचता है, शाओ पीछे की तरफ घूमता है। उसे लगता है कि अब वो मरने वाला है। शाओ कहता है अब तो मैं गया। इस वक्त उसकी छत टूटती है। छत के टूटने की वजह से ऊपर से बिजली गिरती है। एक इलेक्ट्रिक थंडरबोल्ट ऊपर गिरता है जो कि सीधा आकर उस असैसिन की बॉडी के ऊपर गिरता है और असैसिन को एक जबरदस्त झटका लगता है। वो जलकर वहीं पर मर जाता है और उस इलेक्ट्रिक बोल्ट के गिरने की वजह से हमारा शाओ भी पीछे की तरफ गिरता है। शाओ अपने मंकी की तरफ देखता है। उसका मंकी वहाँ पर सामने खड़ा एनर्जी को रिलीज कर रहा था और उसके पास जो डीमन कोर होती है वो वहाँ पर फार्म ले रही होती है। उसी वक्त वो थंडरबोल्ट्स जो होते हैं उसके ऊपर गिरना स्टार्ट करते हैं। सारे थंडरबोल्ट्स उसके मंकी के ऊपर गिर रहे होते हैं। शाओ अपने मंकी की तरफ देखता है तो उसका बेचारा मंकी अब जो कि काफी बड़ा हो चुका है और ह्यूमन फॉर्म के करीब पहुंच चुका है, एक मंकी किंग बनने के करीब है। बॉडी के अंदर से जबरदस्त सोरा निकल रहा होता है लेकिन वो थंडरबोल्ट्स उसके ऊपर गिरते हैं। बार बार उसके ऊपर थंडरबोल्ट्स गिरते हैं और उसकी डीमन कोर जो कि वहाँ पर फॉर्म ले रही होती है उसके अंदर क्रैक पड़ जाते हैं। ये देखकर मंकी किंग को काफी गुस्सा आता है और वो अपने मुंह के अंदर से फायर बॉल्स निकालता है और उस इलेक्ट्रिक बोल्ट के साथ उनको टकराता है। आसमान के ऊपर से थंडरबोल्ट्स गिरते हैं जो कि सीधे मंकी के ऊपर गिर रहे होते हैं। मंकी भी अपने मुंह के अंदर से फायर बॉल निकालकर और थंडरबोल्ट्स के साथ उनको टकरा रहा होता है ताकि वो अपने आप को बचा सके। ये बेचारा साथ ही बहुत ही जोर जोर से चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसकी जो डीमन कोर होती है जो बन रही होती है वो वहाँ पर क्रैक होना स्टार्ट होती है। मंकी किंग उसको बचाने की कोशिश करता है लेकिन उस बेचारे की डीमन कोर वहीं पर टूट जाती है और वहीं पर नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। तो वो जो असैसिन आया था उसके ऊपर तो बिजली गिरती है, वो मर जाता है, जबकि हमारा शाओ भी वहाँ पर बेहोश हो जाता है और उसके साथ उसका मंकी किंग अपने ऊपर थंडरबोल्ट्स गिरने की वजह से वो भी बेहोश हो जाता है। इसी के साथ ही वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है क्योंकि आसमान के ऊपर थंडरबोल्ट्स देते हैं उसकी वजह से बारिश होती है। वो वहाँ पर काफी सारी बारिश होती है और उसका पूरा घर भी टूट जाता है और वो तीनों मलबे के नीचे दब जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है। अचानक से रात के वक्त यहाँ पर थंडरबोल्ट्स क्यों गिर रहे थे। अरे कहते हैं ये थंडरबोल्ट्स तो शाओ के घर की तरफ गिर रहे थे, चलो वहाँ पर चल के देखते हैं। वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसका पूरा घर ही टूट चुका है। वो लोग कहते हैं हमने वहाँ पर देखा, वहाँ पर उसके कोर्टयार्ड के ऊपर पूरे 6 थंडरबोल्ट्स गिरे थे। वो लोग कहते हैं क्लाउड और फी और इसके साथ शाओ वो तीनों उसी घर में रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन तीनों ने कोई बहुत ही बुरा काम किया है जिसकी वजह से गार्ड्स भी उनके बहुत ज्यादा नाराज हैं। इसी वजह से गार्ड ने उनके ऊपर थंडरबोल्ट्स गिराए ताकि उनको मार सके। क्लाउड और फी चैंग वो दोनों उस वक्त उस घर में नहीं थे, वो दोनों बाहर होते हैं। वो लोग वहाँ पर पहुंचते हैं तो वो सभी लोग कहते हैं ये दोनों तो यहाँ पर हैं। यंग मास्टर ची की तरफ भी दिखाते हैं। यंग मास्टर ची एक छत के ऊपर खड़ा होता है और कहता है ये कमीना लगता है यहाँ पर फिर से बच गया। तो हमारे थर्ड प्रिंस के पास भी ये न्यूज आती है। थर्ड प्रिंस को भी बताया जाता है कि वहाँ पर थंडरबोल्ट्स गिरे हैं। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, अचानक से यहाँ पर थंडरबोल्ट्स कैसे गिर सकते हैं। कि यहाँ पर किसी बहुत ही बड़े मॉन्स्टर ने ये सब कुछ किया है। ऐसा तो हमेशा डीमन किंग की वजह से होता है। कोई डीमन किंग जब यहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो वहाँ पर 9 थंडरबोल्ट्स गिरते हैं लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 6 थंडरबोल्ट्स गिरे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये किसी एलियन रेस की वजह से हुआ है। वहाँ पर कोई एलियन बीस्ट होगा जो कि डीमन एम्पर बनने की कोशिश कर रहा होगा। साथ ही उसकी छत के ऊपर जो बंदा उसको न्यूज देने के लिए आया था वो वहाँ से गायब हो जाता है और थर्ड प्रिंस वहाँ पर सोच रहा होता है, लगता है कि इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सीन अगले दिन सुबह सुबह का दिखाया जाता है। रात के वक्त वो लोग उस घर को सर्च नहीं कर पाते और सुबह के वक्त वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। सबसे पहले कैल्डर उस घर के बाहर पहुँचते हैं और कहते हैं यहाँ पर इस घर के ऊपर 6 थंडरबोल्ट्स गिरे थे। ये बात तो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है। मिस सीटू भी वहाँ पर आती है। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। वो भागती हुई आगे मलबे की तरफ जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, क्या शाओ यहीं पर है, क्या वो इस मलबे के नीचे दबकर मर गया। ये एल्डर जो यहाँ पर पहले आए थे वो वाइस डीन होते हैं यानी वाइस प्रिंसिपल होते हैं और उसके बाद प्रिंसिपल भी वहाँ पर आ जाते हैं जो कि मास्टर सीटू के ग्रैंडपा भी हैं। वो वहाँ पर आते हैं और उसे कहते हैं एल्डर लू तुम्हें इस बार में क्या लगता है यहाँ पर क्या हुआ होगा। मास्टर लू कहते हैं मुझे लगता है कि ये थंडर
स्टॉर्म जहाँ पर किसी की मदद करने के लिए आए होंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये किसकी मदद करने के लिए आए थे, क्या किसी इंसान की या फिर किसी डीमन की। मिस C2 भागती भी आगे जाती है और जाकर उस मलबे को हटा रही होती है ताकि उस मलबे के नीचे से जाओ को निकाल सके। मास्टर लू कहते हैं शुक्र है कि मैंने उस लड़के को अपना डिसाइपल नहीं चूज किया था, अगर मैं उस लड़के को अपना डिसाइपल चूज कर लेता तो वो इतनी जल्दी मरने वाला था, मैं भी शायद उसके साथ यहाँ पर होता तो मैं भी मारा जाता। प्रिंसिपल कहते हैं वो लड़का वाकई में रूकी किंग था और फ्यूचर में एक जॉन किंग बन सकता था, लेकिन अफसोस वो जल्दी मारा गया। क्लाउड और फी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फी जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो दोनों भी आकर मलबे को हटाना शुरू करते हैं। वो लोग वहाँ पर से मलबा हटा रहे होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा ब्रदर यहाँ पर मर नहीं सकता, अलग से हमारे घर के ऊपर थंडरबोल्ट्स गिरने की वजह से हमारा जाओशी नीचे दब गया है पर वो मर नहीं सकता। वो लोग वहाँ पर से मलबा हटा रहे होते हैं। क्या फ्यू से कह रहा होता है तुम्हें यहाँ पर सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमारा ब्रो बिल्कुल ठीक होगा, चलो जल्दी से मलबा हटाओ। तो वो दोनों वहाँ पर से मलबा हटा रहे होते हैं, जबकि वो एल्डर्स कह रहे होते हैं तो वो ये करने की जरूरत नहीं है, अगर वो यहाँ पर मलबे के नीचे है तो अब तक तो मर चुका होगा, हटाने की जरूरत नहीं है। इसी वक्त फी चिल्लाकर उनसे कहता है यहाँ पर आओ, मुझे एक डेड बॉडी मिली है। तो क्लाउड से कहता है क्या तुम्हें वहाँ पर बॉडी मिली है। वो लोग गलती से भागते हुए वहाँ पर जाते हैं। मिस C2 वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देती है। वो सभी लोग जब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर उस असैसिन की बॉडी उन्हें मिलती है जो कि थंडरबोल्ट्स गिरने की वजह से बहुत ज्यादा जल चुकी होती है, जहाँ तक कि उसकी पहचान भी नहीं की जा सकती। वो लोग उसे देखकर ही रोना शुरू कर देते हैं। क्लाउड और फी बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं और कहते हैं लगता है कि हमारे ब्रो के ऊपर लाइटनिंग गिरी होगी, लाइटनिंग के गिरने की वजह से वो जल गया, इसकी तो पहचान भी नहीं हो पा रही। वो दोनों वहाँ पर जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं। C2 भी वहीं पर बैठकर रो रही होती है। सभी लोग उस बॉडी को घेर कर वहाँ पर खड़े होते हैं और उस बॉडी की तरफ ही देख रहे होते हैं कि उसी वक्त हमारा जाओ पीछे से मलबे से बाहर निकलता है और पीछे से निकलकर वो हमारे क्लाउड के कंधे के ऊपर हाथ रखता है। जैसे वो क्लाउड के कंधे पे हाथ रखता है, क्लाउड पीछे की तरफ देखता है और एक जोरदार चीख मारता है और कहता है जाओ शुई का भूत आ गया। जाओ से कहता है बेवकूफ तुम लोग यहाँ पर मेरा नाम लेकर क्यों रो रहे हो, मैं तो अभी तक जिंदा हूँ। फिर पीछे की तरफ घूमता और कहता है जाओ क्या तुम जिंदा। वो उनसे कहता हाँ क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं जिंदा हूँ, लगता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरे मरने का इंतजार कर रहे थे। इस वक्त टीचर C2 सबसे पहले भागती हुई आती है और हमारे जाओ के साथ आकर चिपक जाती है। वो उसे गले से लगा लेती है और कहती है मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम अभी तक जिंदा हो। हमारा जाओ भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो क्लाउड से कहता है अगर तुम यहाँ पर मरे नहीं हो तो फिर ये कौन है, ये किसकी डेड बॉडी है जो जहाँ पर ठंडर से मर गया। हमारा जाओ से कहता है रात के वक्त ये बंदा मुझे मारने के लिए आया था, इसने तो मुझे तकरीबन मार ही दिया था। उसी वक्त आसमान से थंडरबोल्ट इसके ऊपर गिरा और ये लड़का यहीं पर लाइटनिंग से हिट होकर मर गया। टीचर C2 कहती है किसी की इतनी हिम्मत कैसे हुई, उसने मेरे डिसाइपल को मारने की कोशिश की, उसने यहाँ पर असैसिन्स भेजे, मैं इसको पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करवाऊंगी, मैं भी देखती हूँ कि कौन है यहाँ पर ऐसा जिसने मेरे डिसाइपल को मारने की कोशिश की है। ग्रेट एल्डर आगे बढ़ते हैं और C2 से कहते हैं मिस C2 तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बंदा हमारे स्कूल का है जिसने भी यहाँ पर इस बंदे को भेजा था, हम लोग उसको ढूंढ लेंगे और उसको सख्त से सख्त सजा भी दी जाएगी। फिर साथ ही ग्रेट एल्डर उसे कह दिया लेकिन यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि इस बंदे को यहाँ पर किसने भेजा था, बल्कि ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम दोनों कब तक एक दूसरे के साथ इसी तरह चिपक कर रहने वाले हो। C2 भी ये बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देती है और जल्दी से पीछे हट जाती है और कहती है मैं तो बस कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। C2 कहती है हमें उस बंदे को ढूंढना ही होगा, ऐसा कौन है जो कि हमारे स्कूल के एक जीनियस लड़के को मारना चाहता है, वरना हमारे स्कूल में एडमिशन कौन लेगा कि यहाँ पर अगर कोई जीनियस है तो उसे मार दिया जाता है। तो तुम्हारे जाओ से कहता है ब्रदर क्या तुमने कोई नया मैजिक स्किल सीखा है, लगता है कोई मार्शल आर्ट सीखी है जिससे तुम किसी दुश्मन के ऊपर थंडरबोल्ट्स गिरा सकते हो, तुमने इसके ऊपर थंडरबोल्ट्स गिराकर इसको मारा है। जाओ से कहता है नहीं मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, अपने आप ही आसमान के ऊपर से थंडरबोल्ट्स इसके ऊपर गिरे और जो मर गया। साथ ही माना जाओ से कहता है क्या तुम दोनों यहाँ पर मेरी हेल्प करोगे, मलबे के नीचे से मुझे अपने मंकी को भी ढूंढना है, वो भी यहीं पर कहीं मलबे के नीचे ही होगा, चलो जल्दी करो और उसे ढूंढो। उसी वक्त व्यू से कहता है ब्रदर यहाँ पर आओ, तुम्हारा मंकी यहाँ पर है। जाओ जब उसे वहाँ पर जाकर देखता है तो मंकी वहाँ पर बड़े आराम से सो रहा होता है। हमारा जाओ कहता है चलो शुक्र है कि ये बिल्कुल ठीक है। तो इन दोनों को यहाँ से बचा लेने के बाद और उस बंदे की डेड बॉडी उठाने के बाद वो सभी एल्डर्स वहाँ से चले जाते हैं और ये तीनों यहाँ पर अकेले रह जाते हैं। उसके बाद हमारा जाओ अपनी जेब में हाथ डालता है और स्पिरिट स्टोन को निकालता है और कहता है हाँ मैं ये तो बात भूल ही गया था, ये वो स्पिरिट स्टोन है जब मैंने 5000 में खरीदा था, उस बड़े से पत्थर के अंदर से ये स्पिरिट स्टोन निकला है। बड़े आदमी ने बिल्कुल सच कहा था, उसके पत्थर के अंदर ये स्पिरिट स्टोन था। जाओ उन दोनों से कहता है तुझे वाकई में काफी बड़ा स्पिरिट स्टोन है, एक बार मैं इसके टुकड़े काट लूं उसके बाद हम तीनों इसे आपस में बांटेंगे। जैसे वो स्पिरिट स्टोन को निकालता है मंकी जो कि वहाँ पर बड़े ही आराम से सो रहा होता है वो जल्दी से उठ जाता है और बड़ी स्पीड से जंप करता हुआ हमारे जाओ के हाथ से उसका पत्थर छीन लेता है और उस पत्थर को छीन कर साइड के ऊपर बैठ जाता है और पत्थर को लेकर वहाँ पर उसके साथ लाड करना शुरू कर देता है जैसे कि उसे पत्थर बहुत ज्यादा पसंद है। तो क्लाउड और जाओ इसे देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं लगता है कि इस मंकी को ये पत्थर कुछ ज्यादा ही प्यारा है, अच्छा ठीक है इसे इसके पास ही रहने दो। क्लाउड से कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारा मंकी इस पत्थर को हमारे साथ शेयर नहीं करना चाहता, ये वाला स्पिरिट स्टोन उसके लिए तुमने खरीदा था, हमारे लिए बहुत ज्यादा महंगा है, इसको उसके लिए रहने दो। भी उसे कहता है हाँ ये जान स्टोन बहुत ज्यादा कीमती है और जान स्टोन तुम्हें पता है ना कितने ज्यादा महंगे होते हैं, ये इतनी आसानी से मिलते भी नहीं है, जहाँ तक जान किंग भी किसी के साथ इसको शेयर नहीं करेगा, तुम इसको हमारे साथ शेयर मत करो। हमारा जान उनसे कहता है मुझे पता है कि स्पिरिट स्टोन बहुत ज्यादा रेयर है, इसी वजह से तुम्हें तुम्हारे साथ इसको शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि तुम लोग भी मेरे दोस्त हो, मेरे दोस्तों के पास वही चीज होगी जो मेरे पास होगी। हम लोगों ने एक कसम खाई थी कि
हम तीनों एक दूसरे के भाई हैं और जो एक भाई के पास हो वो दूसरे के पास भी होना चाहिए। वो दोनों इसकी बात सुनने के बाद रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तुम तो वाकई में हमारे भाई हो। लेकिन मंकी इनको इतनी आसानी के साथ ये वाला स्टोन तो नहीं देने वाला। तो नेक्स्ट सीन यंग मास्टर ची का दिखाया जाता है। यंग मास्टर ची अपनी नौकरानी से कहता है मुझे ये बताओ वो बंदा जिसको हमने भेजा था कहीं उसको पकड़ा तो नहीं जा सकता। लड़की उनसे कहती है नहीं मास्टर, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वो एक बहुत ही छोटे से गाँव से यहाँ पर आया और हमेशा अकेला रहता था। उसके दोस्त भी नहीं थे। मैंने इसीलिए उसको चूज किया था। उसे पैसों की जरूरत थी, इसी वजह से वो उसे मारने के लिए वहाँ पर चला गया और हमारे लिए ये काम किया उसने। लेकिन अब जबकि वो मर गया है कोई भी उसके बारे में सुराग नहीं लगा पाएगा। तो यंग मास्टर ची कहता है अच्छा ठीक है फिर इस मसले को यहीं पर खत्म करते हैं। इस दिन के बाद जाओ जुई नो डीमन अबिस में जाने वाला है। होपलेस डीमन अबिस में जाने के बाद हम लोग इसे वहीं पर मारेंगे। आपके लिए फिलहाल के लिए तुम यहाँ से जा सकती हो। वो कहती है ठीक है मास्टर मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 23 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।